अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग थी, किस किस के बीच में होती है आयनिक बॉन्डिंग? दो एटम एटम्स इलेक्ट्रॉन। नहीं, आयनिक बॉन्डिंग होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है आयनिक बॉन्डिंग में? वो एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स तो एग्जैक्टली, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ ग्रुप से आपको पता चल जाएंगे। जैसे ग्रुप नंबर वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होगा, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जो ग्रुप टू है उसमें टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ऑर्डर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं शेल्स में। उसको आप प्लस से भी अलग कर सकती हो और कॉमा से भी अलग कर सकती हो। और फिर हमने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा था। ऑक्टेट रूल बोलता है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें हमेशा टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और जो लास्ट लास्ट यानी थर्ड शेल जो होगा उसमें भी हमेशा एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर फोर्थ शेल का क्या, कितने आएंगे मैक्सिमम, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमने पढ़ा था प्रोटॉन नंबर और मास नंबर, ये हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ लिया था। और उसके अलावा कंपाउंड और एलिमेंट और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमने जो डिफरेंस है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक नए तरीके का बॉन्ड। अच्छा हाँ, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, और होमवर्क मैंने चेक भी कर लिया, आपने बिल्कुल सही किया है। मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है, मैग्नीशियम और क्लोरीन में Mg1 बनेगा। मैग्नीशियम का एक एटम था जैसा आपने बनाया था, और क्लोरीन के दो एटम्स होते हैं। क्यों मैग्नीशियम का एक है और क्लोरीन के दो एटम्स है? क्योंकि ये रिलेशन के जो क्या? सही सही बोल रहे हो आप। मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही क्लोरीन पे देगा, तो खाली एक क्लोरीन से छोड़ा मैग्नीशियम उसको उसकी अभी भी बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो एक और क्लोरीन होगा तो उसको देगा तो उसके पूरा होगा। एग्जैक्टली मैग्नीशियम जो है उसके पास जो कैपेसिटी है वो टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की है। वो टू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, जबकि क्लोरीन जो है उसके पास खाली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह है। तो इस वजह से हम दो क्लोरीन्स लेंगे ताकि दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो जाए, और एक मैग्नीशियम लेंगे जो दोनों क्लोरीन्स को एक एक वो दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स। और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कितने एल्यूमिनियम होंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? क्या? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसमें कितने एल्यूमिनियम होंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? दो एल्यूमिनियम और तीन ऑक्सीजन के तीन होंगे और एल्यूमिनियम के दो। दो होंगे। परफेक्ट। अच्छा, अब मूव ऑन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। आयनिक बॉन्डिंग में लूज और गेन कर रहे थे, कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्डिंग आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो है नॉन मेटल्स के बीच में होगी, मेटल्स नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जब भी एक कंपाउंड, देखो हमारे कंपाउंड दो तरह के कंपाउंड होते हैं, जब आप उसके नाम से भी देखती हो तो एक इस तरीके का कंपाउंड होगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल होगा, वो हमारी सॉल्ट्स होती हैं बेसिकली। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सॉल्ट्स होती हैं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे जो है लिथियम फ्लोरियम, लिथियम फ्लोराइड, कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारी हमारी सॉल्ट्स हैं। और इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। दूसरी तरह के हमारे जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें नॉन मेटल और नॉन मेटल होता है। जैसे कि हमारे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल्स है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दोनों नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर करेंगे कि देखो, एक एटम जब, एक नॉन मेटल का एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वो उसका अपना भी रहेगा और जिसके साथ वो शेयर कर रहा है उसका भी हो जाएगा। और बदले में जिसके साथ वो शेयर कर रहा था, जैसे अगर ए है, अपना इलेक्ट्रॉन बी के साथ जब शेयर करेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ए का भी रहेगा और बी का भी रहेगा, क्योंकि वो शेयर कर रहा है। और जब ए शेयर करेगा तो बदले में बी भी शेयर करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। अगर ए एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब जब बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो बी का इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और ए का इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। इस तरीके से दोनों अपना एक एक शेयर कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ रहे हैं। जैसे ही देखो, कार्बन C2, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है। तो जब कार्बन कार्बन का, बल्कि यहाँ से देखो, फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है। फ्लोरीन होता है 9। फ्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो फ्लोरीन के स्ट्रक्चर में पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? फ्लोरीन क्या? हाँ, फ्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरे में? सब 7 आते हैं। अब देखो, ये क्या हुआ यहाँ पे, जब ये एक और एटम आया है फ्लोरीन का, तो उसने शेयर करना शुरू कर दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इसका है। और ये दोनों आपस में जब शेयर कर रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसका भी है और इसका भी है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के हो गए, तो अब जो है हमारा बॉन्ड, जो आउटर वो है, क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन शेल, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब आउटर इलेक्ट्रॉन शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो जो बॉन्डिंग का पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाएगा। देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहा है। अब अगर आप काउंट करोगी, तो ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आप इसके भी काउंट करोगी और यही दोनों इलेक्ट्रॉन आप इसके भी काउंट करोगी, तो इसका आउटर शेल फिल हो गया और इसका भी आउटर शेल फिल हो गया। आई बात समझ? ठीक। जैसे अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस वाले फ्लोरीन के भी एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब आउटर शेल इसका भी फुल हो गया और इसका भी फुल हो गया। इस केस में तो जो आपका फ्लोरीन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, शेयर कर रहा था, डोनेट नहीं कर रहा था, शेयर कर रहा था। यहाँ पे कुछ केसेस में क्या होता है, एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बदले में उसको 4 मिलेंगे। और 3 भी कर सकता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसको बदले में 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है और ये हमारा डबल बॉन्ड होता है। देखो, कार्बन का जो एटम होता है, कार्बन का एटम अगर मैं बनाऊं, 1 मिनट, कार्बन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। फिर आगे सेकंड में? सेकंड में सेकंड कितने होते हैं? सेकंड में 8 ही होती है। आखिरी में नहीं, सेकंड में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 होते हैं। 6 है ना, कार्बन 12 6 होते हैं। वो 6, ये गलत स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर हमारा बनेगा इस तरीके से, 1 2 4 है, और जब ये 2 शेयर कर, सही है। इस तरीके से, 1 मिनट।
ये जब शेयर करेगा तो ये यूं शेयर करेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन का। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से था 1 2 3 4, सही है, ये कार्बन है 1 2 3 4। अब कार्बन ने क्या किया, ये वाले कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये 2 इसके हैं, बाकी 2 ये रहे। इसी तरीके से ये वाले कार्बन ने भी क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ये रहे 2 और बाकी 2 ये रहे। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। नहीं, एक मिनट, गलत है ये। कार्बन छोड़ दो, ये वाली एग्जांपल छोड़ दो। एग्जाम्पल मैंने गलत किया, मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि कार्बन के 4 होते हैं, तो खाली कार्बन कार्बन पॉइंट नहीं करता बॉन्ड, C2 नहीं होता, उसके साथ कुछ और होना जरूरी है, इस वजह से एग्जाम्पल ही छोड़ दो, ठीक है। एक हम मिनट, ऑक्सीजन हाँ, CO2 नहीं तो ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि CO2 में 2 ऑक्सीजन होते हैं और 1 कार्बन होता है, तो वो मैं बॉन्ड आपको फॉर्म करके बताती हूँ, वो बनता है आपका स्ट्रक्चर। पर जो C2 है, ये आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, क्योंकि कार्बन ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। CO2 अलग चीज है, CO2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, हम्म, सही है। C2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाली एग्जांपल ही छोड़ दो। अच्छा, इस पे आओ Cl2 पे। Cl2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Cl होता है 35 और 17, ठीक है। अब Cl का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं बीच में, अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस क्लोरीन के, 2 2 होंगे। फिर आगे 17 है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लास्ट में लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 7 हो जाएंगे। ये रहा, 7 हो गए। अब इसी तरीके से एक और क्लोरीन को हम ले आएंगे बीच में, एक मिनट। एक और क्लोरीन जब यहाँ पे आएगा, तो इसके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखोगे आप, क्या आयनिक बॉन्ड में जब एक एटम होता था, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स अगर आप क्रॉस से शो करती थी, तो दूसरे एटम के आप इलेक्ट्रॉन्स जो है डॉट से शो करती थी। कोवेलेंट कंपाउंड में आप ये करोगी, बट अगर सेम एलिमेंट यूज कर रही हो तो फिर आप चेंज नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन है, तो आप ये नहीं कर सकती कि एक क्लोरीन के लिए एक्स और दूसरे क्लोरीन के लिए डॉट्स, नहीं, दोनों के लिए फिर आप एक्स ही यूज करोगी। अब ये वाला क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और ये वाला क्लोरीन भी यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये देखो, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही लगेगा इसका अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई समझ बात, जी। सही है। अच्छा, फिर आता है हमारे H2O। H2O का क्या मतलब है, इसमें कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। एग्जैक्टली 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें मुझे आप बताओ, हाइड्रोजन होता है 1 1 और आपका ऑक्सीजन होता है 16 8। अब मुझे बताओ कि कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का एटम बना लो पहले। हाइड्रोजन का एटम क्या कैसे बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में 8 8 8 इलेक्ट्रॉन एंड 2 पहले, एलिमेंट, और दूसरे में और दूसरे में कितने होंगे, 6। 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं कैसे बॉन्ड फॉर्म करूंगी, एक 2 हाइड्रोजन का है तो एक 4 हाइड्रोजन का 1 एटम, और एक दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करें। दोनों हाइड्रोजन जो हैं जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ आपस में बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से, एक मिनट,
ये वाला इसके साथ यूं करेगा। अब यहाँ पे आप जो है डॉट क्रॉस यूज कर सकती हो, क्योंकि ये दो अलग अलग हमारे वो हैं, एटम्स है, एलिमेंट्स अलग है। और इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन भी फिर हमारा यहाँ पे आके लग जाएगा, और एक डॉट लगा दोगे और एक क्रॉस लगा दोगे। आ गई बात समझ? ये H2O का स्ट्रक्चर है। इसमें हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल, हाइड्रोजन का क्योंकि एक ही शेल, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दोनों हाइड्रोजन में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑक्सीजन जो है, एक हमारा ऑक्सीजन के होने चाहिए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फुलफिल करने के लिए लास्ट शेल हमें मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इस वाले हाइड्रोजन से, और एक इस वाले हाइड्रोजन से हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे? कार्बन में 16 ना, हम्म, कार्बन एक कार्बन का है तो 2 ऑक्सीजन का। एग्जैक्टली, एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन उसके साइड साइड पे होंगे। अब एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन होता है 12 6 और ऑक्सीजन होता है 18 16 8, सॉरी 16 8। ठीक है, अब कैसे बनाओगे? कार्बन को पहले इलेक्ट्रॉन और क्या दूसरे कार्बन, क्या कार्बन क्या? के पहले शेल में, कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सही है, शेल में 4। सही है। ऑक्सीजन के, एक मिनट, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और के पहले शेल 2 और दूसरे में 6। एक में 2 और दूसरे में 6। तो सही है। एक और ऑक्सीजन, इसका भी सेम। और ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो कार्बन के दोनों ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, फिर एग्जैक्टली, इससे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे? 4। 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे। 2 कार्बन के होंगे और 2 ऑक्सीजन के होंगे। तो ये इस तरीके से बनाओगी कि क्रॉस डॉट या डॉट क्रॉस भी बना सकती हो। आई बात समझ? यहाँ पे भी अब इसी तरीके से होगा, तो हमारा कार्बन भी फुल हो जाएगा और ऑक्सीजन भी फुल हो जाएगा। ये 4 यहाँ से आ जाएंगे और 4 इधर से। जब ऑक्सीजन बनेगा, एक मिनट, यहाँ से जो यहाँ पे क्रॉस डॉट और यहाँ ऑक्सीजन, बस। और यहाँ पे आप शेल बना सकती हो जिसपे आपके ऑक्सीजन के होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ? ये हमारा फुल हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कार्बन जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे मैंने नहीं लगा है। ये हमारा ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। ठीक है, अब मुझे अभी अभी आप एक काम करो, अभी क्लास में ये बनाओ, ये बनाओ और ये 3 बनाओ, 5 6 और 7 बनाओ। मीथेन है ये, CH4 HCl और NH3 अमोनिया। ठीक है, बना के भेजो मुझे, ड्रॉ करो और भेजो। हाँ जी, तो आपने मुझे ये वाले क्वेश्चन भेजे में CH4। अच्छा, एक तो नीट डायग्राम्स नहीं है, आपको नीट बनाने की जरूरत है। और ये ठीक है आपका। ये वाला ठीक है। और HCl 9 10 11 12 14 16 17 18, ये भी ठीक है। और 14 होते हैं, 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6
NH3 14 और 7 तो 7 1 2 सही है, ये भी ठीक है। अच्छा ये वाला एक रहता है, ये मैं भी आपको कराती हूँ, CH3OH। अब ये किस तरीके से बनेगा? CH3OH, सी कार्बन हमारा, देखो ये जो है ना वो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आगे जाके आप पढ़ोगी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके स्ट्रक्चर भी पढ़ोगी। बस एक चीज याद रख लो जब भी आपको कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना हो, कि ये अगर इस फॉर्म में गिवन है ना कि सारे H एक जगह नहीं है, सारे C एक जगह नहीं है, सारे O एक जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे H जो है हाइड्रोजन है वो एक जगह नहीं है ना, 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका मतलब ये आपको जिस ऑर्डर में दिया है ना इसी ऑर्डर में आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसका क्या मतलब है? जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में स्ट्रक्चर बनाना है। 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। अब ये 3 हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे। आप अगर ये बनाओ तो आपको आगे खुद समझ आ जाएगी। जैसे अब एक कार्बन में बनाती हूँ, तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12 6 12। तो यहाँ बाहर वाले में हमारे पास होंगे 12, एक मिनट, ये हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 नहीं बनाती है, एक मिनट, 1 2, अच्छा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और हाइड्रोजन अब मुझे 3 इसके साथ अटैच करना है। अगर मैं 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करती हूँ ना, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ से मैं एक हटा दूंगी इसका एटम, और मैं यहाँ पे लगा दूंगी इसके साथ, एक मिनट सॉरी, यूं इसके साथ यहाँ लग जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा भी आप इसके साथ अटैच कर सकती हो। यहाँ पे मैं एक मिनट इलेक्ट्रॉन हटा दूँ इसके, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये कार्बन है हमारा, ये कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बचा। अब ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन भी इसका बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? मैं इसको यहाँ पे अलग से लगा सकती हूँ ना, ऑक्सीजन के साथ शेयर करवा सकती हूँ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कराती हूँ तो ऑक्सीजन होता है 16 8, 16, हाँ 8 नहीं, हाँ 16 8 ही होता है। तो 1 2 3 क्या हुआ? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 6 7 और ये 8 हो गया। अब यहाँ पे अपना ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, सॉरी ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर होगा, तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक मैंने वहां लगा दिया, दूसरा भी हटा देती हूँ, बाद में बना दूंगी। एक हाइड्रोजन हमारा बचा, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, बस सिंपल है। और इसके साथ आप ऑक्सीजन का भी एक एटम डाल दोगी, तो ये एक यूं सर्कल आ जाएगा, एक क्रॉस आ जाएगा, और ये आपका हाइड्रोजन। ये देखो CH3C, ये 3H, ये O और ये आखिरी H। ये जिस स्ट्रक्चर में आपको दिया हुआ है उसी स्ट्रक्चर में आपने इसका बॉन्ड फॉर्म करवा लिया, ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड हो गए। आगे बात समझ, ठीक है। अच्छा अब आता है एक आखिरी चीज है, फिर बाकी आगे करेंगे। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के कंपाउंड जो बनते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? अभी तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनको सॉल्ट्स बोला जाता है, जितने भी, ठीक है। और जितनी भी सॉल्ट्स होती हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करीब होते हैं।
हाँ, इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन तो करते हैं, उसके अलावा देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, आयंस फॉर्म हो जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें तो वैसे ही जो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्शन आ जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है। तो जितनी भी आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीक होते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ होता है। उसमें कोई चार्जेस का एक्सचेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, तो उसमें कोई खास खास वॉल्यूम होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, बट कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती वो, तो कंपैरेटिवली वीकर होती है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको सेपरेट करने में, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। इसी वजह से देखो, जो भी हमारे जो होते हैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, वो नॉर्मली वाटर या लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है, अमोनिया हमारी गैस है, ये जो है CH3OH, ये अल्कोहल है, ये लिक्विड होता है। तो जो मेजॉरिटी चीजें होती हैं हमारी कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो मेजॉरिटी होते हैं, वो या लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, या वो गैस होंगे। मेजॉरिटी, कुछ है एक्सेप्शंस, बट मेजॉरिटी का ये है, क्यों? क्योंकि उनके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्डली, आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अच्छा, हाई कंडक्टिविटी भी क्यों होती है? हाई कंडक्टिविटी भी सॉलिड स्टेट में नहीं होती, एक्वस स्टेट में होती है या मोल्टन स्टेट में होती है। आयनिक कंपाउंड्स भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब उनको मोल्टन किया जाता है या उनको एक्वस फॉर्म में लाया जाता है, तब वो जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वरना नहीं करते। और कोवेलेंट कंपाउंड किसी भी स्टेट में नहीं करते। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड हमारी सॉल्ट्स हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो खैर टेबल सॉल्ट ही होती है और वो सॉल्युबल होती है, आपको पता है। इसके अलावा भी मेजॉरिटी कंपाउंड्स जो हैं, तकरीबन सारे कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, सारी सॉल्ट्स सॉल्युबल होती हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज जो है इनका स्ट्रक्चर है। जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, वो लैटिस फॉर्म करता है, जैसे सॉलिड का लैटिस होता है वैसे ही इसका भी लैटिस होता है, बट वो चार्जेस के साथ, जैसे एक पॉजिटिव के साथ बराबर में जो एटम उसके साथ अटैच होगा वो नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग। अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में एक क्लोरीन है और एक सोडियम है, तो वो अल्टरनेट होगा कि एक सोडियम फिर एक क्लोरीन, फिर एक सोडियम फिर एक क्लोरीन। सही है। बट अगर आप कोई और जैसे Al2O3 ले रहे हो, तो फिर वो इसी तरीके से होगा कि दो सोडियम, वो अलग तरीके से अरेंज होगा, 12 लैटिस ही होगा वो। ठीक है। और जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लैटिस नहीं होता, और वो इजीली ब्रेक हो सकता है, इसीलिए इसके लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। इसके बाद हमारे दो ही टॉपिक्स रह गए, एक मेटालिक बॉन्डिंग है और एक जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक, लेसन कोवेलेंट बॉन्डिंग? जी। कोई क्वेश्चन?